आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। और जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है यह एक मॉलिक्यूल से रिलेटिव बॉन्ड को एक्साइटेड करने और उन्हें अधिक फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो IR रीजन में होती है, इंफ्रारेड रीजन में होती है। अब हम लोगों के पास एक विजिबल, ये मान लीजिए हमारा एक वो है, ठीक है। अब ये इसमें ये हम लोगों का विजिबल एरिया है, ठीक है। इधर हमारा अल्ट्रावायलेट और इधर IR स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास IR रीजन का स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स है। और इसकी यूनिट दी गई है सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स दी गई है। अब ये जो यूनिट है हमारी, आप देखिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई है, मीन्स कि 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक दी गई है, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई है। अब अगर इसको देना ही चाहिए था तो 50 से 12,500 कर देता, लेकिन ये ऐसी क्यों है, मीन्स उल्टी फ्रिक्वेंसी इसकी क्यों है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो ये उल्टी क्यों होती है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में जो ऑब्जर्व्ड इन्वर्टेड पीक्स होती है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन से मिलती जुलती है, जो केवल कुछ निश्चित मात्रा में क्वांटाइज्ड फ्रिक्वेंसी पर होती है, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी उल्टी होती है। अब जो इंफ्रारेड की फ्रिक्वेंसी होती है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, 3 भागों में। कैसे, एक नियर इंफ्रारेड होता है और एक मिडिल होता है और एक फॉर IR होता है। पहला जो सबसे पास होता है, दूसरा जो बीच में पाया जाता है, तीसरा जो सबसे दूर होता है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो पास वाला होता है, जो सबसे पास होता है, उसका होता है 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। जो मिडिल की फ्रिक्वेंसी होती है, मिडिल इंफ्रारेड की, वो 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो सबसे दूर की इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी होती है वो 6,067 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब ये उल्टी क्यों होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों होती है, ये हमने बता दिया है। और ये कितने टाइप की होती है ये भी हमने बता दिया है। और किसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है ये भी हमने बता दिया है। अब क्या होगा कि जो इसमें अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिटेल ये है कि व्हेन द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, जब एक्साइटेशन की एनर्जी लेस होती है तो ट्रांजिशन वन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू अनदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, मतलब एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन टेक प्लेस होती है। अब सिंगल ट्रांजिशन इन वाइब्रेशनल लेवल इज आल्सो एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल। जो सिंगल ट्रांजिशन होता है वाइब्रेशनल लेवल में, वो रोटेशनल एनर्जी लेवल के नंबर के साथ एसोसिएटेड होता है, इसलिए इस स्पेक्ट्रा को हम लोग IR
वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। The atom is present in a molecule can be assumed as balls of different masses। जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम होते हैं उन्हें हम डिफरेंट मास के बॉल एज अ बॉल एज्यूम कर सकते हैं। The covalent bond between two atoms can be assumed as a spring। और जो कोवैलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उन्हें हम एज अ स्प्रिंग एज्यूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है ये कितने टाइप का होता है। तो ये होता है 2 टाइप का। फर्स्ट होता है स्ट्रेचिंग, सेकेंड होता है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला एसिमेट्रिक, दूसरा सिमेट्रिक। और बेंडिंग वाइब्रेशन होता है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द वाइब्रेशन देयर शुड बी ए चेंज इन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, देयरफॉर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल डू नॉट शो एब्जॉर्प्शन इन IR रीजन। तो वाइब्रेशन के दौरान जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में चेंजिंग होनी चाहिए, जो भी वाइब्रेशन के दौरान एक मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में चेंजिंग होनी चाहिए। इसीलिए जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है वो IR रीजन में एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता है। अब IR एक्टिव ट्रांजिशन क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। IR एक्टिव ट्रांजिशन उसे कहते हैं दोज वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आर नॉट प्रोड्यूस ए चेंज इन डाइपोल मोमेंट आर कॉल्ड IR इनएक्टिव। सॉरी पहले हम लोग IR एक्टिव पढ़े तो पढ़ने के बाद IR एक्टिव पढ़ना है पहले हमें। एक मिनट। IR एक्टिव ट्रांजिशन वो होता है peaks are only obtained when molecule vibration produce a change in the dipole moment of molecule। peaks हमारे तभी obtain होते हैं, peaks केवल तभी obtain होते हैं जब मॉलिक्यूल वाइब्रेशन मॉलिक्यूल के डाइपोल मूवमेंट में चेंजिंग प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर सच वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आर कॉल्ड IR एक्टिव ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O NH OH NO2। ओके, तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग IR एक्टिव ट्रांजिशन देखेंगे। IR एक्टिव ट्रांजिशन ये कह रहा है कि दोज वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आर नॉट प्रोड्यूस ए चेंज इन डाइपोल मोमेंट आर कॉल्ड IR इनएक्टिव ट्रांजिशन। वे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो डाइपोल मोमेंट में या फिर वे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो चेंजिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं इसके डाइपोल मोमेंट को, तो वो ट्रांजिशन क्या कहलाएंगे? IR इनएक्टिव ट्रांजिशन। दे शुड नॉट शो पीक इन IR रीजन। उन्हें IR रीजन में पीक शो नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास सिमेट्रिकल एल्कीन एंड सिमेट्रिकल एल्काइन है। अब इसमें ये देखिए कि ये वाला कंपाउंड IR इनएक्टिव है और ये वाला कंपाउंड IR एक्टिव है। रीज़न ऊपर बताया गया है कि IR इनएक्टिव क्यों है, IR एक्टिव क्यों है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का आया है नीचे एक टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इस लॉ को बहुत ही अच्छे से समझा जा सकता है। दिस लॉ गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फोर्स कांस्टेंट एंड रिड्यूस मासेस। इसका फॉर्मूला होता है न्यू बार बराबर 1/2πc अंडर रूट K/m1 m2 M1 + m2।
अब इसमें न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, m1 इंटू m2 क्या है, मास ऑफ टू एटम लिंक्ड बाय बॉन्ड, जो बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं वो मास 1 की जो है वो m1 है और मास 2 m2 है। m1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होता है, म्यू, और म्यू क्या है, रिड्यूस मास है। के बराबर फोर्स कांस्टेंट है। अब इन सब के बीच में क्या रिलेशन शो करता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब न्यू बार इक्वल टू, नो इक्वल टू नहीं है, न्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। मीन्स की फ्रीक्वेंसी जैसी जैसी बढ़ती जाएगी हुक्स लॉ में वैसे वैसे फोर्स कांस्टेंट भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और उसको एंगस्ट्रॉम में कैसे लिखा जाता है, ये इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। कार्बन सिंगल बॉन्ड की 1200 सेंटीमीटर इनवर्स, कार्बन डबल बॉन्ड की 1650 सेंटीमीटर इनवर्स और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की 2200 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और इन सब का कितने कितने एंगस्ट्रॉम होता है, वेवलेंथ, वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन इसमें दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैव हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। नीचे जो बॉन्ड दिया गया है मतलब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के बीच में कौन सा हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो करेगा वो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है और कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में जो बॉन्ड है वो लगभग लगभग सेम बॉन्ड, उसकी लेंथ भी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम है, सेम फोर्स कांस्टेंट भी है, बट डिफरेंट क्या चीज़ है इसमें, डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है इसका, मास। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का मास डिफरेंट है, इसलिए जो है इसमें कौन सा हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो करेगा, सी और एच, ये हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो करेगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम इज लेस देन ड्यूटेरियम, जो हाइड्रोजन एटम का मास है वो ड्यूटेरियम से कम है। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है रिड्यूस मास के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन अगर आ जाता है कि हम लोग ये बताएं कि OH और OD के बीच में हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो हम लोग सेम एज इट इज इसको वही क्वेश्चन बस हम लोग कार्बन हाइड्रोजन के बीच के और कार्बन ड्यूटेरियम के बीच का जो रिलेशन है वही हम इसमें भी कर देंगे एज इट इज, ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, टू डिफरेंट कंपाउंड, दो डिफरेंट कंपाउंड के जो टू डिफरेंट कंपाउंड कैन नॉट हैव एग्जैक्टली सेम IR स्पेक्ट्रा, मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड के सेम IR स्पेक्ट्रा नहीं हो सकते हैं एक्सेप्ट इनैंसियोमर्स, इनैंसियोमर्स को छोड़ करके। तो एवरी कंपाउंड हैज़ यूनिक पैटर्न ऑफ पिक्स, प्रत्येक कंपाउंड के एक अपना यूनिक पैटर्न होता है, सारे पिक्स के अपने यूनिक पैटर्न होते हैं। जस्ट एवरी पर्सन इज़ यूनिक फिंगरप्रिंट, जैसे ही प्रत्येक पर्सन का अपना एक अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। दिस रीजन आर कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट रीजन, तो ऐसे रीजन को हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। और इसकी रेंज कितनी होती है फिंगरप्रिंट रीजन की, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से बिलो होती है, ठीक है। 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे ही होती है, ऊपर नहीं होती। अब हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन के बाद
उसमें जो एक पॉइंट है, दिस पीक एराइजेस ड्यू टू बेंडिंग वाइब्रेशन, और ये जो पीक्स होती है वो बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से एराइज करती हैं। अब इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि सिलेक्शन रूल डिटरमाइन द वेदर ए मॉलिक्यूल विल बी IR एक्टिव और नॉट। सिलेक्शन रूल ये डिटरमाइन करता है कि जो एक मॉलिक्यूल है हमारे पास वो IR एक्टिव होगा कि नहीं होगा। If there is a change in the dipole moment of a molecule after absorbing the IR radiation, it will show peak in IR region. यदि IR रेडिएशन के एब्जॉर्बिंग करने के बाद एक मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में चेंजिंग होने पर IR एक्टिव होगा या नहीं, यह IR रीजन में पीक शो करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास क्या एग्जांपल है कि आइसोब्यूटीन और 2,3 मेथिल डाईमेथिल ब्यूटीन 2। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो IR एक्टिव है, IR एक्टिव और IR इनएक्टिव। अगर IR एक्टिव है तो उसमें क्या कंडीशंस होंगी, और अगर IR इनएक्टिव है तो उसमें क्या कंडीशंस होंगी। तो अगर हमारा कंपाउंड या हमारा जो वो मॉलिक्यूल है वो IR एक्टिव है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर सिमेट्री एब्सेंट होगी, सेकेंड नंबर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, थर्ड नंबर फ्रीक्वेंसी उसकी 1640 सेंटीमीटर इनवर्स होगी, डाइपोल मोमेंट उसका जीरो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और तो और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा। ठीक है, और अगर वो मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव है तो उसमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी, सिमेट्रिकल एल्कीन होगा और डाइपोल मोमेंट जीरो होगा उसमें। ऐसी कंडीशंस होंगी। अब हम लोग सिलेक्शन रूल पढ़ने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये कहता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी का कारण हम लोग इस प्रकार देखेंगे कि नीचे जो हमने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम ये शो करता है कि इसमें देखिए ये निगेटिव चार्ज शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, अब इसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है तो H और OH के बीच में बनाई है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर जो OH बॉन्ड की लंबाई होती है वो हाइड्रोजन एटम के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो थोड़ा सा लंबा है। किस लिए लंबा है कि जो हाइड्रोजन एटम के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण उसमें जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें थोड़ा सा लेंथ उसकी शो कर रही है। तो सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी उसकी, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज शो करेगी। फ्री OH कितना फ्रीक्वेंसी शो करेगी, फ्री OH जो उसके पीक की फ्रीक्वेंसी कितना शो करेगी, 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, थैंक यू।